Hello my dear students, welcome back to my channel. And student, today we are going to talking about the most important topic of biotechnology, that is PCR. PCR is one of the most important topic of this chapter. Exam point of view से बहुत important है. आपकी NCERT की बुक में जो concept दिया है वो काफी summarize करके दिया है. नॉर्मली स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है उसको समझने में. सो आज के इस वीडियो में पीसीआर को हम काफी बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे. पीसीआर का A to Z एक एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली क्लियर करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट, लेट्स टॉकिंग अबाउट पीसीआर. ओके, पीसीआर को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में से एक है. अगर डिस्कवरी की हम बात करें तो इन ईयर 1983 में इसे डिस्कवर किया था ग्रेट साइंटिस्ट कैरीमुलिस ने. ओके, और कैरीमुलिस को इस डिस्कवरी के लिए 1993 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था. ओके, बट नाउ इन ईयर 2019 he passed away. Okay, so students, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड हियर, और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर आज की इस वीडियो को हम क्लियर करेंगे. ओके, मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं ताकि इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. ओके, सो 1 by 1 हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. ओके, फर्स्टली हम बात करेंगे व्हाट अबाउट पीसीआर. पीसीआर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं. नाउ पीसीआर मशीन क्या होती है, पीसीआर मशीन का क्या यूज होता है. नाउ कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर में, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, व्हाट इज द स्टेप और मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, और फाइनली हम इसके एडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन 1 by 1 करके हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं. पीसीआर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हम इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों बोलते हैं. ओके, पॉलीमरेज का मतलब होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ओके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को 1 by 1 करते वो ऐड करता है. ओके, आपको मालूम है कि न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे सीक्वेंस से मिलके एक प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीट होता है. इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ये पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ऐड करता है, और ये इसको ऐड करता है एक सीक्वेंस वे में मूविंग इन कॉन्स्टेंटली मूविंग करता रहता है. दैट्स व्हाई वो एक चेन का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, और जब भी कोई मूविंग कॉन्स्टेंटली होती है तो वो एक रिएक्शन फॉर्म में चली जाती है. सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को 1 by 1 कॉन्स्टेंटली ऐड करता है, एक चेन का फॉर्मेशन होता है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, नाउ इस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसमें करते क्या है, तो हम इसमें स्टूडेंट डीएनए को एम्पलीफाई कराया जाता है. कौन सा डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, दैट इज सैंपल डीएनए. कौन सा डीएनए, सैंपल डीएनए. अब ये सैंपल डीएनए क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट कि अगर कोई क्राइम स्पॉट पर कोई क्राइम हुआ हो, मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है या कोई रेप केस हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उस क्राइम स्पॉट पर कुछ सैंपल्स जो होते हैं, जो भी क्राइम ब्रांच की टीम आती है वो कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करती है. वो सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो ब्लड के सैंपल होंगे, या सीमेन हो सकता है, या कोई हेयर फॉलिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट वो जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं वो सैंपल जो होंगे स्टूडेंट वो बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं. मान लीजिए कि वहां पे कोई ब्लड का सैंपल मिलता है, तो ब्लड के सैंपल के अंदर में, ब्लड में तो कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ब्लड के सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो डीएनए कहाँ से निकलेगा. बट यस, ब्लड सेल के अंदर में डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स की सेल में डीएनए मिल सकता है. बट लिम्फोसाइट्स की सेल्स ऑलरेडी बॉडी के अंदर में कम होती हैं. आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अगर हम देखें तो डब्ल्यूबीसी की सेल्स जो होती है वो काफी लेस होती हैं, तो उसके अंदर में जो डीएनए होगा वो ऑलरेडी बहुत लेस होगा. अब इतने कम स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से किसी टेस्ट को प्रोसेस कराना बहुत ही टफ हो जाता है. मान लीजिए हमारे पास डीएनए का सैंपल ही बहुत कम है, और फर्स्ट टेस्ट में अगर पर्टिकुलर प्रॉपर एक
एक्यूरेट रिजल्ट ना आए तो क्या होगा, हमारा तो सैंपल वहां पे खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमको कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि वो कल्प्रिट कौन है और जो भी वहां पे क्राइम हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है। ओके, तो इस चीज को डायग्नोस करने से पहले जो भी सैंपल होते हैं उसकी सबसे पहले हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करा लेते हैं, मीन्स नंबर ऑफ कॉपीज, मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना लेते हैं उस सैंपल की, ताकि हम जितनी बार भी टेस्ट को करें, हम टेस्ट को प्रॉपरली करके हम सस्पेक्टेड तक पहुंच पाए, जो भी कल्प्रिट है उसको हम डायग्नोस कर पाए। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है, ताकि हमारे पास सेम जो डीएनए है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज एज इट इज बनी रहती है और हम जितनी बार चाहे उतनी बार उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूज की जाती है पीसीआर। ओके, अब ये जो टेक्निक होती है स्टूडेंट, नॉर्मली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी डायग्नोस्टिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डायग्नोसिस की प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक होती है, मीन्स जांच पड़ताल के लिए हम इस टेक्निक को सबसे ज्यादा यूज करते हैं और फॉरेंसिक लैब में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, नाउ हमने देखा कि इट मेक अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ सैंपल डीएनए, जो हमारा सैंपल डीएनए होता है उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं, मतलब जीन का एम्प्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ इन विट्रो, ये एक आउट ऑफ सेल प्रोसेस है, मतलब हम इसको सेल के बाहर करते हैं, लैब के अंदर में ये प्रोसेस करवाई जाती है। अगर ये इन विवो होती मीन्स हम सेल के अंदर ये प्रोसेस करवाते हैं, बट इन विट्रो का मतलब क्या हुआ कि सेल के बाहर किसी लैब के लेबोरेटरी के अंदर इस प्रोसेस को पर्टिकुलरली करवाया जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया कि पीसीआर की जरूरत क्यों पड़ती है। नाउ व्हाट इज पीसीआर मशीन? पीसीआर मशीन क्या होता है स्टूडेंट? पीसीआर जो मशीन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोसाइक्लर मशीन। अब थर्मल से मतलब क्या हुआ, हीट। ओके, थर्मल मतलब हीट, हीट यानी कि टेम्परेचर, और साइक्लर मतलब साइक्लिंग, तो मतलब कि टेम्परेचर को काउंट करने वाली ये मशीन है। तो the temperature it vary to the temperature in cyclic way। थर्मोसाइक्लर जो होता है टेम्परेचर को वेरी करता है एक साइक्लिक वे में, मींस टेम्परेचर को इंक्रीज करना और डिक्रीज करने का जो काम होता है वो करता है ये थर्मोसाइक्लर मशीन। नॉर्मली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि थर्मोसाइक्लर मशीन कैसी होती है, एक फोटोकॉपी की तरह ये मशीन है। जैसे फोटोकॉपी की मशीन आपने देखी होगी, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह की ये मशीन होती है, जिसमें आपको एक सैम्पलिंग चैम्बर दिख रहा होगा, जिसमें हम डीएनए के सैंपल को रखते हैं, कलेक्ट करते हैं। बहुत सारी बेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, उस चैम्बर को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर लिड आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके थ्रू हम उसको कवर कर सकते हैं। वहां पे आपको कुछ कीबोर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ डिजिटल कीबोर्ड्स आपको वहां पे दिखाई दे रहे होंगे, जिनके थ्रू हम टेम्परेचर को और प्लस टाइम को हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं, बैलेंस करा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को और टाइम को सेटिंग करने के लिए वहां पे एक कीबोर्ड का प्रॉपर डिस्प्ले दिया रहता है। एक टाइमर सेटर भी आपको वहां पे दिख रहा होगा, टाइमर को सेट करने का भी एक वहां पे कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये प्रॉपर जो आपको एक मशीन दिख रही है वो बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, जहां पर हम डीएनए के एक सैंपल से नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए की बना सकते हैं। ओके, सपोज करिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उस एक डॉक्यूमेंट को आपने अपने फोटोकॉपी मशीन में रखा और आपको उसकी 100 ऑफ कॉपी निकालनी है, तो आपने 100 का बटन वहां पे सेट कर दिया और आपको बिल्कुल कुछ ही मिनटों में, आपको कुछ ही सेकेंड्स में आपको उसके 100 ऑफ कॉपीज मिल जाती है। बिल्कुल उसी तरह ये मशीन भी करती है कि जो भी हमारा जो टारगेट डीएनए होता है उसके सैंपल को मिलियंस ऑफ कॉपीज ये कुछ ही समय में निकाल देता है। तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए। ओके, नाउ ये जो हमारी थर्मोसाइक्लर मशीन होती है स्टूडेंट, ये नॉर्मली टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको आप थोड़ा सा क्लियर होकर समझ लीजिए। नॉर्मली हमारी जो मशीन होती है, पीसीआर का जो हमारा एक मैकेनिज्म प्रोसेस है, वो 3 स्टेप में कवर होता है। ओके, जो सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का, सेकंड वन एनीलिंग, और जो थर्ड वन होता है दैट इज एक्सटेंशन। इन 3 स्टेप में ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी मैकेनिज्म जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इन तीनों प्रोसेस को 1 बाय 1 होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए होता है।
जैसा कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अभी मैं इसको आपको डिस्क्राइब कराऊंगी तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। डीनेचुरेशन के लिए हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए। ओके, उसी तरह जब एनीलिंग की प्रोसेस होगी तो हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम चाहिए, और एक्सटेंशन के लिए भी। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और जो टाइम की सेटिंग होती है वो करता है ये थर्मोसाइक्लर मशीन। ओके, तो स्टूडेंट जो ये थर्मोसाइक्लर आपकी मशीन है, ये कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से ही सेट की जाती है पर्टिकुलर टाइम के लिए। नॉर्मली इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, आप वहां से इसकी स्क्रीनशॉट को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थर्मोसाइक्लर की जो मशीन है उसको मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मली ये जो थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो किस तरह से काम करती है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ग्राफ के थ्रू, जिसमें हमने एक टेम्परेचर और एक टाइम का ग्राफ लिया है, और जो हमारी स्टेप मैकेनिज्म की स्टेप है, मींस जो हमारा डीनेचुरेशन है, एनीलिंग है और एक्सटेंशन की जो प्रोसेसेस है वो किस तरह से इस ग्राफ के अंदर में सेटिंग किया गया है, उसको आप एक बार मैं इजीली आपको यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारा ये एक ग्राफ है जिसमें हमारा यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ओके, और यहाँ पे हमारा टाइम सेटिंग है। ओके, ये हमारी टाइम की सेटिंग है और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। नॉर्मली हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, जैसा कि आपको ग्राफ में प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ओके, इस जो हमारी टेम्परेचर की सेटिंग है, इसमें नॉर्मली जो हमारा डीएनए होगा, जो हमारा टारगेट डीएनए होगा, जो हमारा सैंपल डीएनए होगा, उसको हम कहाँ रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। तो नॉर्मली जो रूम का टेम्परेचर होता है वो आपका 20 to 30 के बीच में होता है। आप 25 मान लीजिए। तो अगर हमारा रूम टेम्परेचर पे हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है मैकेनिज्म की डीनेचुरेशन की, जिसमें आपको टेम्परेचर चाहिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वेरी करता है। जो हमारा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है यहाँ पे 94 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मली इसको हम 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, 90 to 95 डिग्री, और जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है दैट इज 94 डिग्री। तो आप अगर सपोज करिए यहाँ पर कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा रूम टेम्परेचर पे है, अगर हम टेम्परेचर को यहाँ से सेट करते हैं तो कहाँ पे ले जाएंगे, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मीन्स हमारा जो टेम्परेचर गया वो यहाँ पे गया 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और यहाँ 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि जो हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो डीनेचर हो जाएंगे, 2 सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड जो है वो मिल गए। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि जो हमारी सेकेंड प्रोसेस है वो है एनीलिंग की, और एनीलिंग के प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। ओके, किसका, हम प्राइमर्स को ऐड करते हैं वहां पे। प्राइमर्स क्या होते हैं, मैं अभी आगे आपको क्लियर करूंगी। अभी आप इस ग्राफ को थोड़ा सा फोकस करिए कि जो हमारी एनीलिंग की सेकेंड स्टेप होती है मैकेनिज्म की, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं उसके ऊपर प्राइमर्स को हाइब्रिडाइज कराया जाता है। ओके, और उसके लिए हमको टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करना होता है। वो नॉर्मली टेम्परेचर क्या होता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो थर्मोसाइक्लर की मशीन होगी वो टेम्परेचर को कहाँ पे ले आएगी, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मीन्स यहाँ पर आके टेम्परेचर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे जो ये होंगे, स्ट्रैंड होंगे, इनके ऊपर हम क्या ऐड कराएंगे, प्राइमर्स को हम ऐड कराते हैं। नॉर्मली इस तरह से हम इस पे प्राइमर को ऐड कराते हैं। हम यहाँ पे प्राइमर्स को इस तरह से ऐड कराएंगे। जब हम प्राइमर्स को ऐड कराएंगे स्टूडेंट, तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारा टेम्परेचर होगा। ओके, नाउ जो लास्ट हमारी स्टेप होती है वो होती है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन किसका हम करेंगे, इन प्राइमर्स का। तो इन प्राइमर्स को एक्सटेंड करने के लिए हमको फिर एक हाई टेम्परेचर पे इनको ले जाना पड़ेगा। तो फिर ये जो टेम्परेचर होगा नॉर्मली 72 डिग्री के आसपास जाएगा। ये टेम्परेचर इस तरह से हमारा 72 डिग्री के आसपास ये जो टेम्परेचर है वो इस तरह से चला जाएगा। मीन्स इस स्टेज पे आके जो हमारे
ये प्राइमर्स हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, जो हमारा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे बना हुआ है और इसके ऊपर जो हमारा ये जो प्राइमर्स आपको दिख रहा है वो पूरी तरह से इसके ऊपर ये एक्सटेंड हो जाएंगे और दो एक डीएनए के हमारे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सीक्वेंस हमको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो ये जो एक पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो थर्मोसाइक्लर होता है वो किस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। जहां पर जितने टेम्परेचर की जरूरत होती है टाइम के लिए वहां पर उतना वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। ओके, तो आई होप कि अभी तक आपका ये चीज क्लियर हो गई होगी कि थर्मोसाइक्लर मशीन क्या होती है और टेम्परेचर को कैसे सेट करती है। नाउ इट्स द टर्न ऑफ कंपोनेंट यूज। कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं हम इस प्रोसेस के थ्रू, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर में। थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर में जो भी हमारे बेल्स बने होते हैं उस बेल्स के अंदर में हम कौन कौन से सैंपल्स डालेंगे जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा ये एक बेल है जिसके अंदर में हमको अपने सैंपल्स को ऐड करना है। कौन कौन सी चीजें हम ऐड करेंगे, जो सबसे पहली चीज होगी दैट इज टारगेट जीन। टारगेट जीन कौन सी जीन, जो हमारा वो जीन वो डीएनए जिसको हमको एम्प्लीफाई करवाना है। तो सबसे पहले हमको एक टारगेट डीएनए चाहिए और टारगेट जीन चाहिए जो कि हम इसके अंदर में एंटर करेंगे। नाउ सेकेंड वन इज दैट अ टैग पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में हमको मालूम है कि जब भी हम रेप्लिकेशन की भी प्रोसेस जब भी हम करते हैं तो हमको वहां पे एक पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज क्यों कर रहे हैं। पॉलीमरेज नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करेंगे। अब हम ऑलरेडी इसमें जो डीएनए डाल रहे हैं उसके जो सीक्वेंस होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे उसको ऐड कौन करेगा, ये पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करेगा। बट इसको हम टैग पॉलीमरेज क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज टैग हियर। तो टैग इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी एंजाइम्स होते हैं वो किसी ना किसी बैक्टीरिया से और वायरसेस से हम आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये टैग एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज टी डिनोट कर रहा है थर्मस, और AQ जो आपका एक सिंपल लेटर है दैट इज ये डिनोट कर रहा है एक्वेटिकस। मीन्स ये जो बैक्टीरिया है आपका दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस जो एक बैक्टीरिया है वो आइसोलेट किया गया इस बैक्टीरिया के अंदर से इस पॉलीमरेज एंजाइम को। और ये जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, ये एक हॉट स्ट्रीम के अंदर में पाया जाता है। मींस जब हम एनीलिंग की प्रोसेस कराते हैं, सॉरी जब हम एक्सटेंशन की प्रोसेस कराते हैं, एक्सटेंशन की प्रोसेस में जब हम प्राइमर को एक्सटेंड कराते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 70 to 74, मींस हमको जो टेम्परेचर चाहिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमको 72 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमको एक टेम्परेचर चाहिए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम एक्सटेंशन की प्रोसेस कराएंगे तो अगर हम नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम वहां पे यूज करेंगे तो वो वहां पे प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। बिकॉज जो टैग पॉलीमरेज होता है वो एक हॉट स्प्रिंग के अंदर में मिलता है, एक गर्म झरने से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो आपका एंजाइम होता है वो किसी भी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है। मतलब कि इसके ऊपर एक हॉट टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बैक्टीरिया को आइसोलेट ही किया गया है एक हॉट स्प्रिंग के अंदर से। ओके, इसलिए हम यहाँ पे एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करते हैं ताकि वो इस 72 डिग्री के टेम्परेचर पर भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े और ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली होती रहे। ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूज ए टैग पॉलीमरेज एंजाइम। नाउ न्यूक्लियोटाइड, आपको मालूम है कि जो भी हमारे डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। बट यहाँ पे हम कौन से न्यूक्लियोटाइड, DNTP। व्हाट इज DNTP हियर, आपको मालूम है डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसी तरह से यहाँ पे डी डिनोट कर रहा है डीऑक्सी को, और यहाँ पे जो N है आपका दैट इज न्यूक्लिक एसिड मींस न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरह से T डिनोट करेगा ट्राई और P फॉस्फेट को।
मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या होते हैं? डीएनए के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डीएनटीपी को, मीन्स जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा डीएनटीपी। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट प्राइमर, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो देखते हैं कि प्राइमर्स क्या होते हैं और प्राइमर्स को हम कैसे यूज करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट जो प्राइमर होते हैं वो हम सेकेंड स्टेप के अंदर में यूज किया जाता है, जब हम अपने जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हाइब्रिडाइज करते हैं, और उस हाइब्रिडाइज करेंगे हम प्राइमर्स के थ्रू। ठीक है, प्राइमर्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जिनको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ओके, मींस इट इज अ केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं प्राइमर्स? दीज आर chemically synthesized oligonucleotide। ठीक है, these are chemically synthesized oligonucleotide। बहुत ही छोटे छोटे oligonucleotides के सीक्वेंस होते हैं। oligonucleotides मीन्स ये 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ओके, 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये होते हैं जो आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड नॉर्मली 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, बहुत ही शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके? जो हमारा टारगेट डीएनए होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि प्राइमर्स आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस which are chemically synthesized oligonucleotide made up with 10 to 18 nucleotide, and it is the complementary of target DNA। जो हमारा टारगेट जीन होता है, टारगेट डीएनए होता है, उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, प्राइमर्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि प्राइमर्स को हम हमेशा 3 एंड से ही स्टार्ट करते हैं। मतलब प्राइमर्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमेशा 3 एंड से ही ऐड करेंगे। मींस यू कैन से कि अगर हमारा जो प्राइमर है उसको अगर हमको ऐड करना होता है, तो मान लीजिए कि हमारे डीएनए के ये 2 सीक्वेंसेस हैं और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से बने हुए हैं, तो जब भी हम प्राइमर ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो अगर ये हमारा 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड है और ये वाला हमारा 3 स्ट्रैंड से 5 स्ट्रैंड होगा, तो जब भी हम प्राइमर को ऐड करेंगे तो हमेशा 3 स्ट्रैंड के सीक्वेंस पे ऐड करेंगे। ओके, प्राइमर्स को हम 2 प्राइमर यहाँ पे यूज करते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, जब भी हम ऐड करेंगे तो 3 स्ट्रैंड से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्राइमर्स को ऐड करेंगे इस तरह से, अगर हम छोटे प्राइमर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऐड करेंगे तो इस तरह से हम ऐड करेंगे 3 स्ट्रैंड से 5 स्ट्रैंड तक। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा? ये हमारा है टारगेट डीएनए, ठीक है, और ये टारगेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मीन्स अगर ये 3 एंड्स है तो ये होगा 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड। ओके, और इसके अगर हम रिवर्स में ऐड करेंगे तो 3 स्ट्रैंड से ही हम ऐड करेंगे, तो ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? हमारे इस टारगेट डीएनए के। तो इस टारगेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर ये 5 स्ट्रैंड है तो ये 3 स्ट्रैंड होगा और ये 5 स्ट्रैंड होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्राइमर्स को ऐड करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने प्राइमर्स के बारे में? प्राइमर्स आर small nucleotide sequence which are chemically synthesized oligonucleotide sequence, and these oligonucleotide sequence are made up of 10 to 18 nucleotide which are complementary to target DNA। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है व्हाट इज प्राइमर्स, और प्राइमर्स को हम कहाँ पे ऐड करते हैं? तो प्राइमर्स हमेशा ऐड होते हैं सेकेंड प्रोसेस में, एनीलिंग की प्रोसेस में। जब भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वहां पे हम प्राइमर्स ऐड करेंगे। जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचुरेशन से बने थे उसका जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स, और इन्हीं प्राइमर्स को फिर हम एक्सटेंड करके एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। ओके, तो दीज आर दी प्राइमर्स। नाउ हम यूज करेंगे रिएक्शन बफर को और कुछ मिनरल्स ऑयल को। ओके, सो ये जो सारी चीजें होती हैं मीन्स हमको एक लिड के अंदर में, एक वेल के अंदर में क्या क्या चीजें चाहिए? टारगेट डीएनए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम,
न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस DNTP एंड प्राइमर्स हमको चाहिए, कुछ रिएक्शन बफर चाहिए और मिनरल ऑयल। ये सारी चीजें हम इस बेल के अंदर में डालेंगे और जो हमारी थर्मोसाइक्लर की मशीन होगी उसके थ्रू इसमें प्रोसेस कराई जाएगी और बिलियंस ऑफ कॉपीज जो होंगी वो हमको मिल जाएंगी हमारे टारगेट डीएनए की, हमारा जो चेन ऑफ इंटरेस्ट है उसका। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, इट इज द स्टेप और मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर की जो मैकेनिज्म है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, उसको मैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डाल रही हूँ। सो मस्ट वॉच पीसीआर सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको मैं मैकेनिज्म की प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पीसीआर से रिलेटेड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स को जरूर आंसर करूंगी और आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट ऑफ पीसीआर। तब तक के लिए थैंक यू एंड